तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों लास्ट मैंने एक वीडियो को अपलोड किया था रिसेंटली ही, मतलब संडे वाले दिन मैंने एक वीडियो को पब्लिश किया था जिसमें बेसिकली हमें एक्सप्लेन किया गया था कनाडा वर्सेस इंडिया क्राइसिस, जिस वीडियो को मैंने लिया था अभी एंड नायो के चैनल से। तो वो था इस वीडियो का पार्ट 1 और मंडे को ऊपर आपके भाई ने स्टे किया और ट्यूसडे वाले दिन आपका भाई फिर से हाजिर हो गया है एक नई ताज़ा फ्रेश वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है पार्ट 2 अभी एंड नायो का। इसका जो थंबनेल है वो है डज ही हेट इंडिया, क्योंकि एक साइड पे जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर बनी हुई है, एक साइड पे नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर और इस साइड पे अभी है। तो लेट्स सी इसका पूरा जो सा ये टाइटल है ये भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये है डार्क सीक्रेट ऑफ जस्टिन ट्रूडो, कनाडा वर्सेस इंडिया क्राइसिस एक्सप्लेन्ड बाय अभी एंड नायो। तो लेट्स सी देखते हैं कि ये कैसी एक्सप्लेनेशन देते हैं हमें। और इस वीडियो को जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मज़े की वीडियोस बनाता रहा करूँ। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे दोबारा ढूंढ नहीं सकेंगे कि आपका भाई जो है वो कहाँ गया है, जो आपको कहता था सब्सक्राइब। काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं कनाडा वर्सेस इंडिया क्राइसिस का, तो आप जो है वीडियो के लास्ट में जान सकते हैं, या मेरी जो प्रीवियस वीडियो है जिसको मैंने संडे वाले दिन जो है वो अपलोड किया या पब्लिश किया है, उसके ऊपर जाके मेरा ओपिनियन ले सकते हैं। और अगर फ्रेश ओपिनियन आप मेरा चाहते हैं तो वो आपको अभी इस वीडियो के लास्ट पे मिल जाएगा। इससे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। तो लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। ये है दुनिया का सबसे कंफ्यूज्ड लीडर जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से भारत और कनाडा के रिलेशंस बिगड़ रहे हैं। रीजन है ये इंसान जो कनाडा के लिबरल पार्टी के लीडर हैं और कनाडा के 23rd प्राइम मिनिस्टर। अक्सर मीडिया में जस्टिन ट्रूडो की सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें हाईलाइट होती है, उनके लुक्स की तारीफ होती है, उन्हें डेमोक्रेसी का पोस्टर बॉय बनाया गया है। लेकिन इस लीडर का एक डार्क साइड भी है जो कनाडा को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है। ट्रूडो एक प्रिजनर है, एक आइडियोलॉजी के प्रिजनर, जिसके बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये है हमारी नई सीरीज कनाडा इन क्राइसिस, जहां हम कनाडा के प्रॉब्लम्स को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक आसान भाषा में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। हमारी चैप्टर 1 एक्सपेक्टेशंस एंड नेपोटिज्म। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो का जन्म 1971 में क्रिसमस के दिन हुआ, और वो भी देश के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान, देश के प्राइम मिनिस्टर के घर। ट्रूडो परिवार एक पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिट्री बैकग्राउंड रखता है। उनके दादाजी एक लॉयर और बिजनेसमैन थे। 1932 तक उन्होंने मॉन्ट्रियल एरिया के आसपास गैस स्टेशंस यानी पेट्रोल पंप बनाए, एक दो नहीं। पंखे की नॉइस आ रही थी, इस वजह से मैंने पंखे को बिल्कुल स्लो कर दिया, ताकि जो है ना वो बिल्कुल भी नॉइस ना आए, आप जो है क्वालिटी ऑफ साउंड को जो है वो एंजॉय कर सकें। इसलिए मैंने पंखे को स्लो कर दिया होगा, वही गर्मी में बैठ जाएगा आप लोगों के लिए पसीने में। तो काइंडली सब्सक्राइब तो नहीं, पूरे 30 गैस स्टेशंस। फिर उन्होंने उनकी कंपनी बेचकर उस जमाने के $1 मिलियन कमाए। 19वीं सदी में उनके परिवार के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में मेजर जनरल थे और उनके 5th ग्रेट ग्रैंडफादर फर्स्ट रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर हैं। यानी कह सकते हैं कि सिंगापुर के कोलंबस, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से वहां पर अपना पहला बेस बनाया। बड़ा और पावरफुल परिवार बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है, लेकिन ट्रूडो की लाइफ से एक नॉर्मल और हैप्पी परिवार की एक्सपेक्टेशन बहुत जल्द ही मिट गई। वो बस 6 साल के थे जब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। एक कंप्लीट परिवार क्या होता है ये उन्होंने हार्डली विटनेस किया होगा। ट्रूडो और उनके भाइयों ने अपनी लाइफ अपने ग्रेट पिता के छत्र छाया के नीचे बिताई। कॉलेज के समय उन्हें पॉलिटिक्स में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वो स्नोबोर्डिंग सिखाते थे और साथ ही साथ फ्रेंच भी। लेकिन उनकी लाइफ ने यू टर्न लिया साल 2000 में, जब उनके पिता के फ्यूनरल के समय लोगों ने उनका यूलोजी यानी स्पीच सुना। मिलियंस ऑफ कनेडियंस ने उनके सिंसियरिटी और एलोक्वेंस की तारीफ की।
और उनके लिए पॉलिटिक्स के दरवाजे ओपन हुए। साल 2008 में वो कनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स में एमपी बनकर इलेक्ट हुए। उन्होंने लिबरल पार्टी ज्वाइन कर ली थी। फिर उनके जीत का सिलसिला जारी रहा। 2011 में वो री इलेक्ट होकर आए और उनकी पार्टी को उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लग गया। 2013 में उन्हें लिबरल पार्टी का लीडर चुना गया और वो 2015 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने। कनाडा के इतिहास में पहली बार एक कनेडियन एक्स पीएम का बेटा पीएम बना। ये नेपोटिज्म था या प्योर टैलेंट पता नहीं, क्योंकि इलेक्ट होते ही वो लिबरल पार्टी को थर्ड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आए। उनकी जीत स्पेशल थी क्योंकि उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के ऑलमोस्ट 10 साल की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ दिया और वो कनाडा के सेकंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने। जस्टिन कनाडा के पॉलिटिक्स में एक फ्रेश फेस थे और लोगों ने ऐसा पॉलिटिशियन नहीं देखा था। जो दिखता है वो बिकता है। उनका लिबरल एटीट्यूड कनाडा के लिए एक रिफ्रेशिंग चेंज था, क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी और कनाडा के मूल रहीवासी यानी इंडिजिनस लोगों के राइट्स की बातें करना स्टार्ट किया। उनके यंग होने के साथ साथ उनके अलग अप्रोच की सबने तारीफ की। फॉर एग्जाम्पल 2012 में उन्होंने अपोजिंग पार्टी के सेनेटर के साथ लिटरली बॉक्सिंग मैच ऑर्गेनाइज की और जो पैसे जमा हुए वो चैरिटी में डोनेट की। उनके पिता कैंसर से मरे थे और इस चैरिटी का पैसा भी कैंसर रिसर्च के लिए डोनेट होने वाला था। एक एमपी का ये मूव काफी अलग था, लोगों ने नोटिस किया। जब उनकी सरकार बनी तो 2015 में उन्होंने टोरंटो के गे परेड में पार्टिसिपेट किया। एक प्राइम मिनिस्टर का LGBTQ+ कम्युनिटी को मिलने वाला सपोर्ट लोगों ने नोटिस किया। तो 2016 में उन्होंने 25,000 से ज्यादा सीरियन रेफ्यूजीज को पनाह दी। कनाडा को लोगों की जरूरत थी और सीरियन लोगों को एक घर की। उनका ये मूव उन्हें ह्यूमैनिटी का एक आइकॉन बना रहा था। ये लोगों ने नोटिस किया। एज यू कैन सी ट्रूडो की लाइफ में एक ट्रेंड काफी साफ दिखता है कि वो यंग है और अलग होने से डरते नहीं। यही बात वो बार बार अपने वोटर्स को बताना चाहते हैं, लेकिन हर बार ट्रूडो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चैप्टर 2 व्हेन पॉलिसीज फेल। अच्छा, कनाडा अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मशहूर है, लेकिन आज उनके एक्सट्रीम लिबरलिज्म की वजह से लोग सफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कनाडा में हार्ड ड्रग्स लीगल हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में आप हेरोइन और कोकेन जैसे ड्रग्स कंज्यूम कर सकते हैं। 2018 से कैनबिस भी लीगल है। इनफैक्ट लोग घर में प्लांट्स भी उगाकर नशे कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट कनाडा में ड्रग अब्यूज बढ़ा है। We've seen the street order explode. We've seen open drug use explode. Overdose deaths are up more than 1,000% in the past 10 years. Here in British Columbia, the province where Vancouver is, we saw more than 2,000 British Columbians die last year. एक सर्वे कहता है कि कनाडा के 45% पॉपुलेशन ने लाइफ में ड्रग्स लिए हैं। हर साल 47,000 लोग ड्रग अब्यूज से मर रहे हैं। ये नंबर काफी हाई है। आज कनाडा एक ग्रोथ क्राइसिस से गुजर रहा है। OECD कहता है कि 2020 से 2060 के बीच कनाडा का GDP ग्रोथ रेट लोएस्ट में से एक होने वाला है। पिछले 10 सालों में कनाडा में बिजनेस डेवलपमेंट 17.6% से गिरी है। इकोनॉमिस्ट इसे कनाडा का वेस्टेड डेकेड कहते हैं। ट्रूडो की क्लाइमेट पॉलिसीज फेल हो रहे हैं क्योंकि एक तरफ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है और दूसरी तरफ कनाडा अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के इर्द गिर्द भी नहीं है। टैक्सेस बढ़ रहे हैं, सरकारी डेट बढ़ रहा है और लोगों की लाइफ एट रिस्क है। यू सी कनाडा की पूरी इकोनॉमी 2 मुद्दों पर बेस्ड है। एक, उनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं और 2, उन्हें यूज करने के लिए लोग बहुत कम। इसके चलते ऑन पेपर ट्रूडो क्लाइमेट हीरो बने जरूर। उन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी की अनाउंसमेंट जरूर की, लेकिन पर्दे के पीछे ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन एक्सटेंशन को मंजूरी भी दी, जिससे टोटल 130 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल रिलीज होगा। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Canada will always stand up for the right of peaceful protest anywhere around the world. Peaceful protest. कनाडा ने ट्रूडो की लीडरशिप के अंडर भारत के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी की। फार्मर्स प्रोटेस्ट और कनाडा का कोई रिलेशन नहीं था। इकोनॉमिक रिलेशन था क्योंकि उनसे ही तो हम पल्सेस इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे फार्मर्स को प्रॉस्परस देखना उनके इंटरेस्ट में नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कनाडा हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगा। एट द सेम टाइम जब उनके देश में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि कनाडा बहुत समय के लिए पेशेंट रहा, लेकिन अब बैरिकेड्स हटाने ही होंगे। कनाडा में
इमरजेंसीज एक्ट 1998 में पास हुआ था, लेकिन तब से अब तक वो कभी भी यूज नहीं हुआ था। कनाडा ने पहली बार जस्टिन ट्रूडो की लीडरशिप के अंडर उसे यूज किया। इससे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करने के पावर्स मिलते हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। भारत के किसानों की बात करें तो एक साइड पर ट्रूडो उनके प्रोटेस्ट के राइट को सपोर्ट करते हैं, उनकी एमएसपी की मांग को रिस्पेक्ट करते हैं, और दूसरी साइड उनकी ही सरकार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एमएसपी को क्रिटिसाइज करते हैं। यानी वो दिल से इंडियन फार्मर्स का भला नहीं चाहते, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि इंडियन फार्मर्स की वजह से उनका भला हो, उन्हें एक वोट बैंक मिले, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े और वो वंस अगेन लिबरलिज्म के चैंपियन बनकर उभरे। 2018 में जब ट्रूडो भारत आए तो उन्होंने भारत की कल्चर का मान जरूर रखा, लेकिन वो भारत की जरूरतों का मान रखना भूल गए। हमने 9 टेररिस्ट की लिस्ट उन्हें सबमिट की थी, जिन पर 5 सालों में कोई एक्शन नहीं ली गई। ऑन द कॉन्ट्ररी, उन्होंने भारत में जो डिनर रिसेप्शन होस्ट किया था उसमें जसपाल अटवाल आए थे, जो एक कन्विक्टेड खालिस्तानी है। उन पर फॉर्मर पंजाब मिनिस्टर मलकियात सिंह सिद्धू के अटेम्प्टेड मर्डर का आरोप लगाया था और उन्हें इस अटेम्प्टेड मर्डर के लिए 20 साल की सजा भी मिली थी। वो भी भारत में नहीं, सजा कनाडा में मिली थी। फिर भी वो ट्रूडो के इंडियन डिनर रिसेप्शन में हाजिर थे। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। आज भी भारत और कनाडा के रिलेशंस फ्री स्पीच के डिबेट की वजह से खराब हो रहे हैं। भारत ने एक सिंपल डिमांड की थी कि भारत के डिप्लोमेट्स को और वहां के इंडियन डायस्पोरा को सेफ रखा जाए, उन्हें खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म का डेंजर ना हो। इसके लिए जरूरी था कि कनाडा समय रहते हेट स्पीच के अगेंस्ट एक्शन ले, लेकिन कनाडा ने फ्री स्पीच के लेबल के अंडर लोगों को हेट फैलाने दी। गैंग वॉर्स बढ़े और ऐसे ही गैंग वॉर्स में कुछ जाने गए। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय कनाडा भारत को ब्लेम करता है। चैप्टर 3, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी। जैसे कनाडा अब भारत को एंटागनाइज कर रहा है, अपना एनिमी बना रहा है, वैसे ही उसने ऑलरेडी चाइना के साथ किया हुआ है। कनाडा मानता है कि चाइना उनके इलेक्शंस में अग्रेसिव इंटरफियरेंस करता है। कनेडियन इंटेलिजेंस ऐसा मानता है कि एटलीस्ट 11 ऐसे एमपीज हैं जिन्हें चाइना ने पैसे दिए। चाइना कनाडा के इलेक्शंस में पैसे इन्वेस्ट करता है और फिर जब उनके कैंडिडेट्स इलेक्ट होकर आते हैं तो अपना प्रोपेगेंडा चलाता है। ये ब्लेम सिर्फ ऑपोजिशन के एमपीज पर नहीं, बल्कि ट्रूडो की खुद की पार्टी के एमपीज पर भी है कि उन्होंने चाइना से मदद ली। अब कनाडा के सामने कुछ डिफिकल्ट सवाल हैं। चाइना कनाडा के पॉलिटिक्स में ऐसे इंटरफियर कैसे कर सकता है? जिन एमपीज ने चाइना से मदद ली उनके अगेंस्ट क्या एक्शन ली जाएगी? लोगों से ये सच कितने समय के लिए छुपाया जाएगा? क्योंकि चाइना आज से नहीं 1997 से ही कनाडा के पॉलिटिक्स में इंटरफियर करता आया है। इसके रिपोर्ट्स कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 2010 में एक बार फिर प्रेजेंट किए थे और उस पर एक्शन अब ली जा रही है। कनाडा हमें कहता है कि हम उनके सॉवरेनिटी का मान नहीं रखते, लेकिन चाइना तो 1997 से ही उनके डेमोक्रेसी का अपमान करते आया है। तो भारत को लेक्चर देने के बजाय कनाडा का फोकस चाइना पर होना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उनकी सरकार और उनके लोगों पर डायरेक्टली होता है और उसका प्रूफ भी उनके पास बहुत समय से पड़ा हुआ है। लेकिन सच तो यह है कि भारत को एज अ सॉफ्ट टारगेट यूज किया जा रहा है। चाइना अंडरहैंडेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इकोनॉमीज को अपने पैरों तले रखता है। जैसे कि चाइना ने 2 कनेडियन सिटीजन्स को 2.5 सालों के लिए अपने जेलों में कैद करके रखा था। रीजन बस ये था कि यूएस की मदद करने के लिए कनाडा ने हुआवे के एक एग्जीक्यूटिव को हिरासत में ले लिया था। पंगा यूएस और चाइना के बीच था और फंसा कनाडा। इंटरफेरेंस का एविडेंस होने के बावजूद, कनाडा की खुद की इंटेलिजेंस ने ट्रूडो को रिपोर्ट्स देने के बावजूद चाइना को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि कनाडा चाइना से डरता है। चैप्टर 4 कंक्लूजन। हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? वीडियो के एंड में ये क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें जस्टिन ट्रूडो की इमेज से प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है तो मौका परस्ती से, अपॉर्चुनिज्म से, जहां सिर्फ वोट्स के लिए क्लाइमेट चेंज का नाम लिया जाता है और टेबल के नीचे से ऑयल के डील साइन होता है, जब बिना सोचे समझे सिर्फ लिबरलिज्म के वैल्यूज को अपहोल्ड करने के लिए ड्रग्स को लीगलाइज किया जाता है। एक लीडर की सारी नाकामयाबियों को अनदेखा किया जाता है, सिर्फ वो कैसे दिखते हैं या कैसे बात करते हैं इसकी वजह से। जस्टिन ट्रूडो को आज तक कई नाम मिले, गोल्डन बॉय, द डिज्नी प्रिंस,
एंटी ट्रम्प। चलिए आज उन्हें उसी नाम से बुलाते हैं जो वो एक्चुअली हैं। ही इज द कंफ्यूज्ड प्राइम मिनिस्टर। वो अपने एक्सपेक्टेशंस के बोझ के तले इतने दबे हैं कि वो सही और गलत में अंतर भूल चुके हैं। एक आइडियोलॉजी के लिए वन आफ्टर अनदर मिस्टेक्स कर रहे हैं, दुनिया का सपोर्ट खो रहे हैं, कनाडा और भारत के रिलेशन सिंगल हैंडेडली बर्बाद कर रहे हैं। यू सी, ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय निजर के असैसिन्स को अरेस्ट नहीं हुई है और इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है किसी को पता नहीं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को जस्टिस में नहीं ब्लेम शिफ्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। शायद उन्हें लगा होगा कि भारत चाइना नहीं है तो भारत जवाब नहीं देगा, लेकिन सच में हुआ एग्जैक्टली उल्टा है। भारत ने अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखा और हम प्रेशर के नीचे झुके नहीं। ये गर्व की बात है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, एक नया पर्सपेक्टिव मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नए भारत का पर्सपेक्टिव दुनिया तक पहुंचने की जरूरत है। एक अलग सोच, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया तक पहुंचने की जरूरत है। इंटरनेशनल लीडर्स को सही सवाल पूछने की जरूरत है और हमें आंख उठाकर नहीं, आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करने की जरूरत है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। अच्छा जी भाई, तो डेट्स फॉर इट फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपके भाई का रिएक्शन था और आपको ये रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारी कनाडा वर्सेस इंडिया के जो क्राइसिस चल रहे हैं, ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं, और सेकंड पे आप इसको भी देखिएगा, इसको भी प्यार दीजिएगा। और लास्ट में अगर अभी तक आप मौजूद हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसमें वीडियो के टॉपिक के ऊपर अगर बात की जाए तो उसमें आज आके फिर वही बात थी कि कनाडा जो है इसमें बेसिकली कनाडा से कम जो है ना वो जस्टिन ट्रूडो की पर्सनैलिटी के बारे में जो है ना वो बात की गई। जस्टिन ट्रूडो की पर्सनैलिटी को जो है ना वो डिस्कस किया गया, जिसमें बताया गया कि वो काफ़ी कंफ्यूज्ड प्राइम मिनिस्टर हैं। और उसके बाद वो जो इलेक्शन कैंपेन जो होती है उसके अंदर नाड़े और वादे को छोड़ करते हैं और उसके टेबल के नीचे अंडर टेबल जो है वही काम कर रहे होते हैं। उस पर एंटी ट्रम्प इनको बोला जाता है, गोल्डन बॉय बोला जाता है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, हैंडसम पीएम बोला जाता है, ये वो उनका बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें जो सी है ना वो अंडरमाइन हो जाती हैं जब आप किसी मुल्क के साथ जो है ना वो अपने जो से रिलेशन है उनको ख़राब कर लेते हैं, और स्पेशली इंडिया के साथ, क्योंकि वो एक उभरती हुई इकोनॉमी है और इस टाइम कनाडा को भी, मानो या ना मानो, कनाडा को भी ज़रूरत है इंडिया की, क्योंकि वो उभरती हुई इकोनॉमी। और सेकंड में जो है वो कनाडा के अंदर जो है सबसे हाईएस्ट ओवरसीज़ जितने भी है ना आबादी जो सी है ना उसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। जितने भी इंडियंस हैं ना वो सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में जो है ना वो कनाडा के अंदर है। तो यही ड्रॉबैक आई थिंक आ रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे हैं वो ज़्यादातर वो हैं वो सिख, पंजाबी सिख्स जो होते हैं वो हैं, और वो लोग हैं जो उस टाइम पे क्राइसिस के टाइम पे वहाँ पे गए हैं, जिस टाइम पे पंजाब में जो है ना ये रिसेशन चल रही थी, यहाँ के जो भी दंगे फसाद चल रहे थे, ये उस टाइम के लोग गए हुए हैं जिनको आज की कंडीशन मेरे ख्याल से नहीं पता इंडिया की, इंडियन पंजाब की। इसलिए मे भी शायद उनका भी ज़हन वहीं पर अटका हुआ है। इसलिए जो है जब वो पावर में आए हैं और उन्होंने कोलैबोरेशन की हुई है जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के साथ, जिसकी वजह से वो फिर प्रेशराइज करते हैं जस्टिन ट्रूडो को कि आप जो है इंडिया से ये बात करें, इस तरह करें, इस तरह करें। वो कहते हैं ना गढ़ का बेती लंका डाय, वो हाल हो गया हुआ। बहरहाल मैं सिख्स को बुरा नहीं कह रहा, हमारे भाई हैं वो भी, और इंडियंस भी अपने भाई हैं, क्योंकि यार साथ ही ये लगते हैं, हमारे हमसाए हैं। तो बूढ़ा मैं किसी को भी नहीं कह रहा, और चीज़ों को जो है वो टेबल टॉक में फिर लास्ट टाइम वही कहूँगा चीज़ों को टेबल टॉक पे, चीज़ों को टेबल टॉक करके जो है वो हल किया जा सकता है। ये मेरी बात सुन लें, अगर कोई सुन रहा है तो उसको पता ही होगा कि चीज़ों को टेबल पे बैठ के हल किया जा सकता है और हल हो जाती हैं चीज़ें, चाहे वो कनाडा वर्सेस इंडिया हो, कनाडा वर्सेस इंडिया हो, और इंडिया वर्सेस चाइना हो, और पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो। चीज़ों को टेबल पे बैठ के हल किया जा सकता है। जो मैं सेकंड टाइम जो है इन सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपका भाई जो है ना वो चीज़ों को बैठ के मिलजुल के सॉल्व करने के हक में है। मतलब कि लड़ाई से, जंग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना किसी ने हासिल किया और ना कुछ हासिल होता है। तो डेट्स फॉर टुडे रिएक्शन। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।